कहानी है एक ऐसी लड़की की जो इस दुनिया से पूरे 1000 साल आगे भविष्य में समय यात्रा करके पहुंच जाती है। यह फिल्म आपको एक पल के लिए भी बोर नहीं करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि आगे जो रहस्य खुलने वाला था वह इंसानी सोच से भी कहीं आगे था। एक दिन लूसी गलती से एक बैज को छू लेती है और पल भर में उसके सामने दूसरी दुनिया एक्टिव हो उठती है, जैसे किसी ने भविष्य का गुप्त दरवाजा खोल दिया हो। लेकिन अगले ही सेकंड वह वापस लौट आती है। यह अजीब घटना देखकर वह जोर से चिल्ला उठती है। आसपास खड़े लोग उसे हैरानी से देखने लगते हैं। लूसी खुद को संभालते हुए कहती है कि वह ठीक है, लेकिन अंदर से उसका दिमाग हिल चुका था, क्योंकि ऐसी चीजें किस्सों में सुनाई देती हैं, असल दुनिया में नहीं। फिर वह जमीन पर पड़े बैज को दोबारा छूकर देखती है और इस बार भी वही दृश्य सामने खुल जाता है। अब उसे यकीन हो चुका था कि यह कोई भ्रम नहीं था। कुछ बड़ा उसके संपर्क में आ चुका था जो उसकी जिंदगी बदलने वाला था। लूसी हैरान तो थी ही, साथ ही उसके अंदर जानने की आग भी जल चुकी थी। अब की बार उसने बैज को सीधे हाथ में उठा लिया और अगले ही पल सुनहरे धान के खेत सामने दिखाई देते हैं। पीछे एक विशाल इमारत चमक रही थी। यह नजारा इतना साफ था मानो भविष्य खुद उसके सामने खड़ा हो। वह आगे बढ़ने लगती है, लेकिन तभी किसी अदृश्य बैरियर से टकरा जाती है। यानी मंजिल सामने थी पर रास्ता लॉक था। असल में उसका शरीर अभी असली दुनिया में था और वहां सिर्फ उसकी चेतना पहुंच रही थी। मतलब सिस्टम ने उसे झलक तो दिखाई थी, लेकिन पूरी एंट्री अब भी मंजूर नहीं की थी। यहीं से खेल और गहरा हो गया। उसे देख पास खड़ा एक लड़का समझ बैठता है कि शायद यह कोई नया फ्लर्ट करने का तरीका है। वह बैज उठाने ही वाला होता है, लेकिन लूसी तुरंत उसे रोक देती है, क्योंकि हर राज सबके लिए नहीं होता। फिर वह बैज को रैपर में लपेटकर घर ले आती है। रास्ते भर उसके मन में सवाल दौड़ते रहते हैं और उसे ही यह दुनिया क्यों दिख रही है, अब जवाब लेना जरूरी हो चुका था। घर पहुंचकर लूसी सोचती है कि अपने पिता को भी यह अनुभव कराएगी, लेकिन जैसे ही उसके पिता बैज को छूते हैं कुछ भी नहीं होता। तभी उसे समझ आया कि यह चुनाव खास था। लूसी खुद फिर बैज को हाथ लगाती है और एक बार फिर उसी रहस्यमयी दुनिया में पहुंच जाती है। लेकिन इस बार उसे महसूस होता है कि वह तेजी से आगे बढ़ रही है, जैसे कोई अनदेखा सिस्टम उसे पहचान चुका हो और मंजिल की तरफ खींच रहा हो। उसके पिता को लगता है बेटी मजाक कर रही है और गुस्से में आकर बैज अपने पास रख लेते हैं, लेकिन लूसी इतनी आसानी से रुकने वाली नहीं थी। अब उसके भीतर सवाल नहीं, जिद जाग चुकी थी। रात को जब पिता सो जाते हैं तो वह चुपचाप उनके कमरे में जाती है और बैज उठाने लगती है। जैसे ही वह उसे छूती है वह फिर उसी सुनहरी दुनिया में पहुंच जाती है। अब वह बिना समय गंवाए सीधा इमारत की ओर कदम बढ़ाती है, लेकिन फिर वही अदृश्य वॉल उसे रोक देती है। अब लूसी समझ चुकी थी। तभी उसके दिमाग में एक उपाय आता है। वह दिशा तय कर साइकिल पर सवार हो जाती है और उसी ओर चल पड़ती है जहां इमारत थी। अब वह सच जाने बिना लौटने वाली नहीं थी, क्योंकि कुछ रहस्य पीछा नहीं छोड़ते। एक खुले मैदान में पहुंचकर जहां कोई बाधा नहीं थी, वह दोबारा बैज निकालती है और इस बार सीधे इमारत के भीतर पहुंच जाती है। अब असली दुनिया सामने थी। उसके सामने भविष्य की टेक्नोलॉजी से भरा शहर था, जहां बिना ट्रैक ट्रेनें दौड़ रही थीं। रॉकेट खुद वापस उतर रहे थे और गुरुत्वाकर्षण को मात देने वाले स्विमिंग पूल भी थे। यानी इंसान कभी कितना आगे सोचता था। लूसी रोमांच से भर उठती है। वह फौरन एक ट्रेन में चढ़ जाती है और बाद में रॉकेट लॉन्च पैड की ओर बढ़ती है। उसे हर चीज अपनी आंखों से देखनी थी, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। वह रॉकेट में चढ़ने ही वाली थी कि उसके पैरों में भारीपन आने लगता है। बैज के पीछे काउंटडाउन भी शुरू हो चुका था। वह जिद में आगे बढ़ती रहती है, लेकिन समय अब खत्म हो चुका था। अचानक वह वापस असली दुनिया में खिंच जाती है। घर पहुंचते ही वह इंटरनेट पर खोज शुरू करती है ताकि इस बैज का सच जान सके, और तभी उसे एक बड़ा सुराग मिलता है जिससे अगला रहस्य खुलने वाला था। उसे पता चलता है कि एक जनरल स्टोर ऐसे बैज इकट्ठा कर रहा है। वह तुरंत वहां पहुंच जाती है, क्योंकि अब जवाब उसी जगह मिलने वाले थे और खेल अभी बाकी था। स्टोर की मालकिन को इन बैजों की पूरी जानकारी थी। वह बताती है कि यह टुमारो वर्ल्ड का पास है और इसे सिर्फ चुने हुए लोग ही इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी हर हाथ इस दुनिया को छू नहीं सकता। अब लूसी की अहमियत बढ़ चुकी थी, लेकिन जब लूसी कहती है कि उसे नहीं पता बैज किसने दिया, तो मालकिन नाराज हो जाती है। उसे लगता है कोई बड़ा सच छुपाया जा रहा है और माहौल अचानक बदल जाता है। वह खिलौना जैसी गन निकालकर धमकाने लगती है। पहले लूसी इसे मजाक समझती है, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, क्योंकि खतरा अब सामने खड़ा था और रास्ता बंद लग रहा था। तभी खिड़की से एक मेटल बॉल अंदर आ गिरती है। मालकिन तुरंत खतरा पहचान लेती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। कुछ सेकंड में सब खत्म हो सकता था और मौत कमरे में दाखिल हो चुकी थी। तभी एक लड़की खिड़की तोड़कर अंदर आती है और लूसी से कहती है, तुरंत बाहर निकलो वरना लेजर किरणें उसे खत्म कर देंगी।
लेकिन लूसी का हाथ बैज पर जाम हो चुका था। अब समय उससे तेज भाग रहा था। नई लड़की उसका हाथ पकड़ती है और आखिरी सेकंड में उसे बाहर खींच लेती है। इसके बाद दोनों मिलकर स्टोर मालिक से भिड़ जाती हैं। छोटी दिखने वाली वह लड़की बेहद ताकतवर थी और पलों में सबको गिरा देती है। लेकिन तभी सच सामने आता है कि स्टोर मालिक इंसान नहीं, रोबोट था। यह देखकर लूसी दंग रह जाती है। अब उसे समझ आने लगा था कि यह खेल इंसानों से कहीं बड़ा है। दोनों कार में बैठकर वहां से निकलती हैं। उसी ने चुपचाप लूसी को बैज दिया था, यानी यह मुलाकात पहले से तय थी। लेकिन जैसे ही लूसी को पता चलता है कि अथीना भी एक रोबोट है, वह घबरा जाती है। गाड़ी रोककर वहां से भाग निकलती है। अब भरोसा फिर टूट चुका था। अथीना उसका पीछा करने लगती है, लेकिन तभी वह एक कार से टकरा जाती है। ड्राइवर डरकर उसकी ओर भागता है। तभी दूसरी लड़की कार लेकर निकल जाती है और हालात फिर बदल जाते हैं। लेकिन टकराई हुई अथीना अचानक उठ बैठती है, जैसे उसे कुछ हुआ ही ना हो। अब उसकी रफ्तार इंसानों जैसी नहीं लग रही थी। रियर व्यू मिरर में उसे भागते देख केसी की आंखें हैरानी से फटी रह जाती हैं। फिर अचानक वो लड़की तूफानी रफ्तार से गाड़ी के बोनट पर आ गिरी। केसी के हाथ पैर फूल गए और उसने ब्रेक पर पूरी ताकत से पैर दे मारा। झटके से पूरी कार हिल उठी और वो लड़की सीधे सामने की सीट से टकराई। लेकिन अगले ही पल उसने चाबी मोड़कर तोड़ डाली और दरवाजे का लॉक भी ऐसे जाम किया जैसे निकलना नामुमकिन हो। अब केसी के पास भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। उसे वही करना था जो वो रहस्यमयी लड़की चाहती थी। जब उसने देखा कि वो उसे चोट नहीं पहुंचा रही, तब उसने खुद को संभाला और सांसों पर काबू पाया। फिर उसकी बात सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था। लड़की ने शांत आवाज में अपना नाम अतीना बताया और कहा कि वो फ्यूचर वर्ल्ड से आई एक रिक्रूटर है। उसका काम ऐसे लोगों को चुनना है जिनमें उम्मीद जिंदा हो, और केसी उसकी सूची का आखिरी चुना गया इंसान था। यानी अब आने वाले कल की डोर उसी के हाथ में थी। अतीना ने बताया कि भविष्य पर विनाश के बादल मंडरा रहे हैं। अगर जल्दी कुछ नहीं किया गया तो सिर्फ आने वाला समय नहीं, बल्कि आज की दुनिया भी राख में बदल जाएगी। अब मामला कल्पना नहीं बल्कि सच बन चुका था। लेकिन फ्यूचर वर्ल्ड तक लौटना इतना आसान नहीं था। उन्हें पहले फ्रैंक को ढूंढना जरूरी था। वही अकेला इंसान था जो वहां पहुंचने का रास्ता जानता था। दोनों तुरंत फ्रैंक के घर जा पहुंचे, लेकिन उसने दरवाजा खोलने से साफ इनकार कर दिया। चाहे कितनी भी गुहार लगाई गई, केसी मायूस होकर बाहर घूमने लगी। तभी उसकी नजर घर के चारों तरफ लगे रिसीवर पर गई और उसी पल उसके दिमाग में एक खतरनाक तरकीब आई। पास खड़ी टूटी गाड़ी देखकर उसे योजना मिल गई। कुछ देर बाद फ्रैंक ने देखा एक जलती हुई कार उसके घर की तरफ बढ़ रही है। वो तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर लेकर बाहर भागा, लेकिन असली चाल तो पीछे से चली जा चुकी थी। जैसे ही फ्रैंक आग बुझाने में उलझा, केसी चुपके से घर के अंदर दाखिल हो गई। वो सीधा कंट्रोल रूम तक पहुंची, जहां स्क्रीन पर दुनिया की तबाही चमक रही थी और सामने काउंटडाउन मशीन रखी थी। तभी फ्रैंक सीक्रेट रास्ते से बाहर आया और उसने बिना झिझक सच बता दिया। दुनिया सिर्फ 60 दिनों में खत्म होने वाली है। अब कुछ भी कर लो, फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन केसी हार मानने वालों में से नहीं थी। उसने कहा, किस्मत लिखी नहीं जाती, बनाई जाती है। उसी पल स्क्रीन पर 100% से 99% हो गया। फ्रैंक कुछ सेकंड के लिए हैरान रह गया। क्या सच में यह लड़की सब बदल सकती है? अब उम्मीद की पहली किरण जाग चुकी थी। फिर अतीना के साथ तीनों फ्रैंक के सीक्रेट बेस पहुंचे। वहां एक ट्रेवल पॉड रखा था। उसे चालू करते ही केसी को चक्कर आने लगे और होश खुला तो वो खुद को पेरिस में पाती है। अब सफर इतिहास बदलने वाला था। आईफल टावर के भीतर उन्हें 4 महान वैज्ञानिक मिले, जिन्होंने फ्यूचर वर्ल्ड से संपर्क बना रखा था। उन्होंने एक स्विच दबाया और पूरा आईफल टावर 2 हिस्सों में खुल गया। नीचे से एक विशाल रॉकेट आसमान की तरफ उठ खड़ा हुआ। केसी, अतीना और फ्रैंक तुरंत उसमें चढ़ गए। रॉकेट बादलों को चीरता हुआ ऊपर निकल गया। एक ऊंचाई पर पहुंचकर उसका बूस्टर अलग हो गया और कैप्सूल उलटी दिशा में घूम गया। अब वापसी का हर रास्ता पीछे छूट चुका था। फिर कैप्सूल तेज रफ्तार से पृथ्वी की ओर लौटा और स्पेस टाइम बैरियर को चकनाचूर कर गया। अब वो फ्यूचर वर्ल्ड में पहुंच चुके थे, लेकिन यहाँ हर तरफ सन्नाटा और बर्बादी पसरी थी। तभी कुछ फ्लाइंग व्हीकल्स आए और उन्हें डेविड के पास ले जाया गया, जो इस दुनिया का गवर्नर था। फ्रैंक ने बताया कि केसी दुनिया बचा सकती है, लेकिन असली चेहरा अब भी पर्दे में था। डेविड उन्हें टाइम मॉनिटरिंग टावर ले गया, जहां क्वांटम टेक्नोलॉजी से अतीत और भविष्य देखा जा सकता था। केसी ने अपना पुराना अक्स देखा, फिर युद्ध, न्यूक्लियर धमाके और बांट देखी। केसी ने पूछा, अगर सब जानते थे तो लोगों को बचाया क्यों नहीं गया? डेविड बोला, इंसान अपनी तबाही खुद चुनता है। हम सिर्फ काबिल लोगों को अपनाते हैं, बाकी दुनिया को उसके हाल पर छोड़ दिया गया। केसी को यह सोच भीतर तक चुभ गई। तभी उसने देखा कि दृश्य कुछ पल को बदल गए। उसे समझ आया, यह मशीन भविष्य नहीं दिखा रही, बल्कि डर फैलाकर इंसानों को खत्म कर रही है। यानी असली जहर यही टावर था। तीनों वापस डेविड के पास पहुंचे, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ा।
फ्रैंक समझ गया कि पूरी साजिश उसी की थी। उसने बिना देर किए डेविड पर हमला कर दिया और फिर आखिरी जंग शुरू हो गई। अतीना रोबोट्स से भिड़ गई जबकि केसी ने बम फेंक दिया। धमाके में सारे रोबोट्स उड़ गए। डेविड भी इमारत के नीचे दब गया। अब खेल पूरी तरह पलट चुका था। तभी अतीना ने देखा कि फ्रैंक को गोली लगी है। वो उसके सामने आकर खुद ढाल बन गई। फ्रैंक उसे बचाना चाहता था लेकिन उसका कोर बुरी तरह टूट चुका था। अब आखिरी फैसला लेना जरूरी था। पूरा टावर उड़ाने के लिए आत्मविस्फोट जरूरी था। फ्रैंक ने भारी दिल से उसे ऊपर उड़ाया और फिर नीचे गिरा दिया। जबरदस्त धमाके में टावर तबाह हो गया और डेविड हमेशा के लिए मिट गया। दुनिया बच चुकी थी। केसी और फ्रैंक ने फैसला किया, अब फ्यूचर वर्ल्ड का दरवाजा सबके लिए खुलेगा ताकि हर सपने देखने वाले को एक मौका मिल सके। और इसी सीन के साथ ये शानदार कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हो तो कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। बाकी मिलते हैं एक और नई शानदार कहानी के साथ। धन्यवाद।